Okay. So good morning, student. So today we are going to study about DNA and its role in heredity. Okay. So it's very important but interesting topic. ठीक है? और before we start, everyone is comfortable and ready to learn? Okay. So have you ever heard people say she looks exactly like her mother? And why do siblings look similar yet not identical? And how these traits pass from one generation to next generation? Well, the answer lies in DNA. ठीक है? लैग कर रहा है. DNA. ठीक है? So DNA की फुल फॉर्म वो न्यूक्लिक एसिड. यस, गुड. ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली? डीएनए ये यूकैरियोटिक सेल्स पता है आपको क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स जिनके वेल डिफाइंड आपका न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेलीज होती हैं जो अच्छी उनकी मेम्ब्रेन होती है, उनके अंदर वो बाउंड होती हैं. ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स के. ठीक है, और ये जो होता है डीएनए बेसिकली क्या होता है? आपका जेनेटिक मटीरियल होता है. ठीक है, जो आपके कैरेक्टर जो होता है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को पास करता है. ठीक है, डीएनए मतलब ये तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, विच एंड ये क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल. और ये क्या करता है? कैरेक्टर्स जो होते हैं आपके इनहेरिटेड कैरेक्टर्स वो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को पास करता है. बट ये इसकी कॉम्प्लेक्स हम बेसिकली हम इसको जड़ से समझेंगे कि डीएनए एग्जैक्टली है क्या. ठीक है, तो इतना ये मुश्किल है नहीं. डीएनए को बहुत एग्जेचरेट करके मतलब बताते हैं कि डीएनए, बट नॉर्मल क्या है? आपने क्या समझना है कि जो डीएनए होता है ना, ये क्या होता है? एक बंच ऑफ आपके क्या होते हैं? बंच ऑफ आपके एटम्स, बंच ऑफ एटम्स जो एक साथ ग्रुप होते हैं. ठीक है, बंच ऑफ एटम्स होंगे जो स्टक होंगे एक दूसरे के साथ एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में. ठीक है, इनका क्या होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जैसे ये हो गया तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगा इनका. ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, और क्या होता है? ये कुछ क्या करते हैं? ये कुछ बियर करते हैं जेनेटिक कोड्स. मैं आपको सब बताऊंगी जेनेटिक कोड्स वगैरह जो जो भी बियर करते हैं. तो ये कुछ बियर करते हैं जेनेटिक कोड्स. ठीक है, और ये जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए? ये क्या डिटरमिन करते हैं? कैरेक्टर्स कैसे कि आपके आइज का कलर क्या होगा, आपके बालों का कलर क्या होगा, और कैसे फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. होता है ना कि आपकी मम्मी के बाल अगर कर्ली हैं तो आपके कईयों के बाल कर्ली होंगे. तो वो सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिटरमिन कौन करता है? डीएनए पे जो जेनेटिक कोड्स होते हैं. ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि क्या होता है? डीएनए एक ग्रुप ऑफ एटम होता है. ठीक है, जो स्टक होते हैं एक साथ. ठीक है, एक ग्रुप में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में, और क्या करते हैं? जेनेटिक कोड बियर करते हैं. और वो जेनेटिक कोड क्या डिटरमिन करते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स क्या हैं? वो एक जनरेशन मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो आगे से आगे वो उनको पास ऑन होते रहते हैं. ठीक है, तो जो ये न्यूक्लियस में मैंने बोला कि यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए. तो ये कैसे प्रेजेंट होता है? आई एम कमिंग ऑन दिस इन मतलब फ्यू मिनट्स. बट अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये डीएनए आपको इतना समझ आ गया ना कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है. ठीक है, तो वी आर मेड अप ऑफ ओवर 3 मिलियन सेल्स. ठीक है, एंड ईच सेल परफॉर्म देयर ओन फंक्शन. ठीक है, सम मेक अवर बोन, सम मेक अवर स्किन. अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं. तो हाउ डज ईच सेल नो व्हाट टू डू? अब उन्हें क्या पता है कि हमें बोन्स ही, किस सेल को क्या पता है कि हमें बोन्स ही बनाने हैं, हमें हमें अपनी मसल्स बनानी है. तो दैट्स वाई डीएनए कम्स. इसलिए डीएनए आता है, और डीएनए एक बॉस की तरह काम करता है. ठीक है, ये क्या करेगा? डीएनए जो है वो बॉस की तरह कैसे काम करेगा? इट टेल्स द सेल व्हाट टू डू. ये बताएगा आपके सेल को कि क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, तो बेसिकली हम डीएनए को क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? ब्लूप्रिंट. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कभी कभी ऐसे एमसीक्यूज में भी आता है कि ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर योर बॉडी कौन है? तो आपका डीएनए है. अब बात आती है कि हाउ दिस बंच ऑफ एटम्स एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट फॉर योर बॉडी. ये ब्लूप्रिंट कैसे एक्ट करता है? तो आप में से किसी ने सुना अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? एक एसेंशियल केमिकल्स होते हैं. हमारी बॉडीज केमिकल से बनी है. ठीक है, तो कुछ जो एसेंशियल केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो हमारे अमीनो एसिड होते हैं. बेसिकली दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर लाइफ. ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो अमीनो एसिड हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर एक वो पावर है ना कि हम खुद से सब चीज़ें बिल्ड करते हैं, है ना. तो वैसे ही जो अमीनो एसिड्स है हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड को जुड़ा के मतलब स्पेसिफिक में उनको इकट्ठा करेगी, जुड़ाएगी, और हमारे क्या बना देगी? प्रोटीन. ठीक है, तो प्रोटीन. तो हमारी बॉडी क्या कर रही है?
अमीनो एसिड्स इकट्ठे कर रही है स्पेसिफिक वे में और क्या बना रही है, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन है हमारी जो बॉडी में जो डिफरेंट केमिकल्स के साथ मिलके, ये प्रोटीन हमारी बॉडी के डिफरेंट केमिकल्स के साथ मिलके बनाएंगे सेल। और सेल सबसे हमारी बॉडी क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है, एग्जैक्टली है ना, तो बेसिक यूनिट होती है। तो ये प्रोटीन जब सारे हमारी बॉडी केमिकल्स के साथ मिलेंगे तो क्या बना देंगे, सेल। अब सेल बन गया तो सेल से क्या बनेगा फिर, टिश्यूज, टिश्यूज बनेंगे, ठीक है। और अब ये टिश्यूज क्या क्या बनाते हैं, टिश्यूज हमारे ऑर्गन्स बनाएंगे, टिश्यूज हमारी मसल्स बनाएंगी, और ऐसे ऐसे करके क्या बनाएंगे, बनाएंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक यू, ठीक है। इतना समझ आ गया कि अमीनो एसिड्स आए, अमीनो एसिड्स ने क्या किया, हमारी बॉडी ने अमीनो एसिड्स को इकट्ठा किया और उससे क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया, और प्रोटीन्स ने हमारे शरीर के केमिकल्स लिए और साथ में सेल बना दिया, सेल से टिश्यू बने और टिश्यू ने क्या क्या बना दिया, आपके ऑर्गन्स, आपकी बहुत चीज़ें बना दी, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके हम कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गए हमारे जैसे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्रोटीन बनते हैं ना, ये वाले प्रोटीन, ईच हैज़ टू बी इन परफेक्ट शेप टू फंक्शन वेल। इनकी इनकी जो शेप है बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी जो अच्छे से फंक्शन कर सके, हम कैरेक्टर्स, हम जीन्स बियर कर सकें, हमारे जीन्स आगे पास ऑन हो, अच्छे से हो, है ना। तो ये प्रोटीन्स की परफेक्ट शेप होना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर इसकी इम्परफेक्ट शेप हुई तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करती है, ठीक है। तो हेयर अवर बॉस डीएनए, जो मैंने आपको बताया अपना बॉस डीएनए, हेयर द बॉस डीएनए कम्स, और यहाँ पे बॉस डीएनए आता है और क्या बोलता है अमीनो एसिड्स को, वो बोलता है कि प्रोटीन की अच्छे से शेप बनाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, डीएनए टेक्स द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन बाय टेलिंग अमीनो एसिड हाउ टू मेक अ परफेक्ट शेप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो है वो डीएनए आएगा, ठीक है, और क्या करेगा, प्रोटीन्स को अच्छे से बनने की हेल्प करेगा। अमीनो एसिड को बोलेगा कि प्रोटीन को अच्छे से बनाओ, बोलेगा मतलब कि प्रोटीन्स, इनसे हर एक जो जीन्स बियर होंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी, प्रोटीन जो है वो अच्छे से बने, इसके लिए डीएनए हमारा बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जस्ट फ्रॉम, जैसे कि राइट फ्रॉम द आपके सेल से लेकर ऑर्गन से लेकर आपके ऑर्गेनिज्म तक हर एक चीज़ परफेक्ट हो, बिल्कुल फाइन हो, तो उसके लिए आपका डीएनए बहुत ज़रूरी है। इसलिए डीएनए को ब्लूप्रिंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अमीनो एसिड को बताता है कि प्रोटीन की कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, और प्रोटीन सबसे हेल्पफुल होता है हमारे कैरेक्टर्स के लिए, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अभी आप इतना ध्यान से समझो, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। सो ये है हमारा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो मैंने अभी क्या बोला, क्या शेप होती है डीएनए की, डबल हेलिक्स, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, तो डबल हेलिक्स, ठीक है। तो ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट, ये नोट करना। जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था वो सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, पता है आप लोगों को, वॉटसन एंड क्रिक ने। मेरी राइटिंग आपको समझ नहीं आ रही होगी शायद, थोड़ा सा लैग कर रहा है ये। वॉटसन एंड क्रिक में इन 1953 में, ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो डीएनए वो डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स मतलब जैसे मैं शेप बना रही थी ना वैसे, ये, ठीक है, ये आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में बताया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, बेसिकली आपको समझाती हूँ मैं स्टार्टिंग से। इन्होंने क्या बोला कि डीएनए जो है वो क्या है, बेसिकली पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीमर समझते हो आप लोग, पॉलीमर, पॉलीमर कुछ नहीं होता, मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल होता है, इसमें काफ़ी जो आपकी रिपीटिंग यूनिट्स होंगी, और उन जो जो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, रिपीटिंग यूनिट को बोलते हैं, पॉलीमर वो होता है, ठीक है। मतलब आपको रिपीटिंग यूनिट होगी कोई, और वो इकट्ठे इकट्ठे करके पॉलीमर बना देंगी, ठीक है। तो रिपीटिंग यूनिट्स को, जो इसमें रिपीटिंग पॉलीमर में जो रिपीटिंग यूनिट्स होती है ना, उनको हम बोलते हैं मोनोमर, ठीक है। अब जैसे लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ स्टार्च, ठीक है, जैसे आपका स्टार्च है, ठीक है। स्टार्च जो होता है एक, ये भी पॉलीमर है, डीएनए की तरह ये भी पॉलीमर है। तो इसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो है आपके ग्लूकोज, मतलब कि बार बार ग्लूकोज 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 में रिपीट होता रहेगा, मतलब इसको बोलेंगे मोनोमर, ठीक है। तो रिपीटिंग यूनिट ग्लूकोज है, बार बार ग्लूकोज इकट्ठा होता रहेगा और वो एक क्या बना देगा, पॉलीमर, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्च। तो वैसे ही आपके डीएनए में क्या है, पॉलीमर है, और इसमें रिपीटिंग यूनिट्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियोटाइड से ही बना है, क्योंकि रिपीटिंग यूनिट्स है ना, तो वैसे न्यूक्लियोटाइड 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 इकट्ठे होंगे और वो ये वाला स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। तो डीएनए की जो मैंने क्या बताया आपको, डीएनए की आपकी जो मोनोमर यूनिट है जो बार बार रिपीट होते हैं, वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड, दैट्स योर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड कहाँ से होती है? अच्छा ठीक है ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड, हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने डीएनए का बेसिक सा समझा कि वो एटम्स, मतलब एक ग्रुप होता है एटम्स का जो जेनेटिक कोड बियर करता है, थोड़ा ये बताया, और बाकी अपने क्लासमेट से पूछ लेना। अभी हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, इसकी शेप होती है डबल हेलिक्स, और जो वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर, जो शेप होती है, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स की रिपीटिंग यूनिट से बना है वो, ठीक है। तो अभी हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताती हूँ न्यूक्लियोटाइड का। आप एग्जाम में भी, मतलब अगर आपको कभी अपने वो देने हो क्वेश्चन वाले, तो आप ऐसे नॉर्मल बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा बना देना, ठीक है। ये याद रखो आप, ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये है आपकी शुगर, ये है आपका नाइट्रोजिनस बेस, और ये है आपका, यस वेरी गुड, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ओके, तो ये आपका डीएनए, सॉरी न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें शुगर कौन सी होती है? राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। राइबोस आपकी आरएनए में होती है, हाँ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, एक मतलब एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी एंड में कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से होते हैं। तो ये वाला जो है वो, उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस में आती हूँ, और फॉस्फेट ग्रुप होता है इस पर, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब नाइट्रोजनस बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारा खेल स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपके बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस होंगे डीएनए में, 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है। आपको याद रखने पड़ेंगे ये। फर्स्ट पता है किसी को? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, यस। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। हाँ, यूरासिल आपके आरएनए में होगा, और आरएनए में आपका थाइमिन नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपकी ये। अब देखो, आपको बताती हूँ मैं। अब आपको इनमें से पता है कि सिंगल रिंग और डबल रिंग वाले कौन से होते हैं? हाँ, वो तो बॉन्डिंग है, बट इनके स्ट्रक्चर की बात कर, रिंग वो तो समझ गई मैं, जो आप बोल रहे हो कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, वो। बट इनका आपको स्ट्रक्चर भी वैसे पता होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे हायर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपके हमेशा याद रखना, जो एडेनिन एंड जो ग्वानिन होते हैं, आपके हमेशा वो डबल रिंग के होते हैं, ठीक है। डबल रिंग होंगे, मैं बताती हूँ। और थाइमिन एंड साइटोसिन हमेशा तुम्हारे सिंगल रिंग के होंगे, ठीक है। जैसे ठीक है, ये डबल रिंग, 2 रिंग्स है, और ये तुम्हारी वो है। तो ये हमेशा याद रखना सिंगल रिंग। तो ये एडेनिन एंड जो ग्वानिन होते हैं तुम्हारे, वो किस में आते हैं? प्यूरिन की पिरामिडिन? ये आते हैं आपके प्यूरिन्स में, ठीक है, जो आपके डबल रिंग होता है, ठीक है। और जो थाइमिन एंड साइटोसिन होते हैं वो आते हैं तुम्हारे पिरामिडिन्स में, जो सिंगल रिंग होता है। याद रखना कि प्यूरिन की स्पेलिंग थोड़ी छोटी है, ठीक है, तो वो किस में आएंगे? तुम्हारे डबल, दो रिंग्स में आएंगे। और पिरामिडिन्स की स्पेलिंग थोड़ी लंबी है, तो वो तुम्हारे सिंगल रिंग में आएंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये तुम्हारे पिरामिडिन और प्यूरिन्स हो गए, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तुम्हारे, ये सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये तुम्हारा डबल हेलिक्स, ये जो होते हैं वो बहुत कम्प्लेक्स वे में अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या बनाते हैं? तुम्हारी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, मतलब जो बेसिकली जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, किसकी वजह से बन रहा है? इन न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से बन रहा है। ये बहुत कम्प्लेक्स वे में एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, और क्या बनाते हैं? तुम्हारा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, अब बताती हूँ मैं तुम्हारे को, जैसे ये डीएनए है, जैसे मैं डीएनए बनाती हूँ, ठीक है, डीएनए। और अगर इसका मैं क्लोज व्यू देखूं, तो लैडर वाला जो मॉडल है, ये है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं बीच में? ये हैं आपके बेस पेयर्स, मैं बताती हूँ इसके बारे में आपको। वेरी गुड, ठीक है। इग्नोर माई ड्राइंग, ये थोड़ा लैग कर रहा है तो ढंग से नहीं बन रहा, ठीक है।
तो ये तुम्हारा डीएनए है, ठीक है। अब देखो, ये शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस तुम इसमें अलग देखोगे थोड़ा, ठीक है। ये जो शुगर है और जो फॉस्फेट है वो तुम्हारे डीएनए की बैकबोन बनाएंगे। मतलब ये जो ये वाला ग्रुप होगा ना तुम्हारा, वो क्या होगा, हमेशा बैकबोन होगी, ठीक है। ये हमेशा बैकबोन होगी। डीएनए की जो बैकबोन है वो किससे बनेगी, शुगर एंड फॉस्फेट से। वेयर एज दीज नाइट्रोजनस बेस आर प्रोजेक्ट इनसाइड, मतलब कि जो एडेनिन, ये सब चीजें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सारे प्रोजेक्ट होंगे इनसाइड, ठीक है। इनसाइड ये यहाँ पे ये सारे, और जो बैकबोन है तुम्हारी कौन बनाएगा, शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। शुगर एंड फॉस्फेट बनाएगा, ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि बीच में क्या बोला, नाइट्रोजनस बेस है। तो अब नाइट्रोजनस बेस कैसे अटैच्ड होंगे एक दूसरे से, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा और ट्रिपल किस में होगा, वेरी गुड। तो ए और टी, मतलब, और हमेशा रखना कि प्यूरिन और पिरामिडिन बॉन्डिंग बनाएंगे, कभी प्यूरिन प्यूरिन नहीं बनाएंगे, एडेनिन ग्वानिन एक दूसरे अटैच नहीं होंगे, हमेशा अपोजिट अपोजिट अट्रैक्ट करता है ना। तो आपका एडेनिन और जो थाइमिन है वो बनाएंगे आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, ठीक है। और आपका जो ये है ग्वानिन और साइटोसिन, ये बनाएंगे आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों है इनके बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है। आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेट करता है तो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक होता है। क्यों, ताकि ये जो है सेपरेट इजीली हो सके, मतलब ज़्यादा इनमें कोई कष्ट ना देना पड़े, इनको इजीली सेपरेट हो जाए एक दूसरे से। तो ये ताकि बॉन्डिंग आराम से टूट जाए, आराम से ये दोनों सेपरेट होते जाए, ठीक है। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग होती है, तो इनके बीच में ये दोनों होगा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि शुगर और फॉस्फेट जो होता है वो क्या बनाता है, बैकबोन ऑफ द डीएनए, वेयर एज द नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रोजेक्ट इनसाइड, ठीक है। और इनके बीच में क्या होते हैं, ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड होते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि शुगर और फॉस्फेट किस उससे अटैच्ड होते हैं, उनमें कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो तो केमिस्ट्री में पढ़ोगे अच्छे से, बट इतना आप नॉर्मल आप याद क्या रखो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, जो एक शुगर मॉलिक्यूल को नॉन शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच करता है, ठीक है। तो ये इनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और ये बना रहे हैं आपकी बैकबोन, ठीक है, बना रहे हैं बैकबोन। ये सब हो गया। अब देखो इसका थोड़ा ना ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये ना ये हमेशा ना डीएनए का एक टर्न है, हमेशा एक टर्न है ना ये। तो एक टर्न की जो आपकी जो क्या होती है, लेंथ क्या होती है, किसी को पता है, 13.5 नहीं होती, 3.4 नैनोमीटर होती है। और आंगस्ट्रॉम देखो तो 34 वो होता है, ठीक है, आंगस्ट्रॉम, ठीक है, ओके। और एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना कि एक टर्न में डीएनए के एक टर्न में टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। और इनके अब देखो दो क्या है, ये बीच में बेस पे आपकी नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस की जो बीच की लेंथ होती है कितनी होती है पता है, ये होती है तुम्हारी 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। 0.34 नैनोमीटर, दो बेस पेयर, मतलब कि नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन स्पेस है, ये नाइट्रोजन, इनकी दोनों की लेंथ कितनी होगी बीच में, 0.34 नैनोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखो ये है डायमीटर, दोनों के बीच का डायमीटर। अब डायमीटर की क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। डायमीटर की होती है तुम्हारी 2 nm, और अगर आंगस्ट्रॉम में पूछे तो 20 आंगस्ट्रॉम, ठीक है, ओके। इतना क्लियर है तुम्हारे को कि ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। आपने एक बार जरूर गो थ्रू होना घर पे इसके पूरे स्ट्रक्चर से, ठीक है। बाकी लेंथ आपको आराम से याद हो जाएगी, इसमें कुछ इतना है नहीं, ठीक है। लेंथ वगैरह याद करना, डायमीटर जरूर याद करना कि 2 nm में ये, आंगस्ट्रॉम में ये है, ठीक है। तो ये था इनका स्ट्रक्चर। आपको पता है ये जो स्ट्रैंड है डीएनए के वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं कि एंटी पैरेलल होते हैं, हाँ वेरी गुड, एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब कि अगर ये क्या है, अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, ठीक है। क्यों पता है किसी को, देखो मैं बताती हूँ। मैंने आपको कैसे फॉस्फेट का मैंने आपको डायग्राम बताया, मैंने कैसे बताया, ऐसे, ठीक है, ये हो गया। ये ना स्ट्रक्चर, इसको हम ना नेमिंग, इसका हम नंबरिंग देते हैं, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और ये 5, ऊपर को 5 आया, ठीक है। मतलब ये 5 कार्बन है, इसको हम 5 से करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये क्या है, एक रिपीटिंग मोनोमर यूनिट है, मतलब डीएनए के स्ट्रैंड्स पे हो रही है सब चीज़ें, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसे डीएनए के स्ट्रैंड्स पे हो रही है सब चीज़ें, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स ही लगे। अब मैं नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये भी कौन सा कार्बन है, 1 2 3 4 और फिफ्थ कार्बन जो फिफ्थ है यहाँ पे, उससे कौन सा अटैच्ड है आपका 3 का, ठीक है।
और मैंने क्या बोला, यहाँ से कौन से बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना, मैंने बोला बता नाइट्रोजन स्पेस अंदर प्रोजेक्ट है तो नाइट्रोजन स्पेस अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, और ये चलेगा तुम्हारा ऊपर, ठीक है। अच्छा इसको अपोजिट, एक मिनट रुको, देखो ये ऐसे अटैच्ड होता है, ठीक है, आपको समझ आ रहा है। और ये डबल बॉन्ड वैसे मैं आपको बताती हूँ, रुक जाओ एक मिनट, बना लूँ पहले मैं इसको। अब देखो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला था कि डीएनए के स्ट्रैंड्स में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, मोनोमर यूनिट रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। मैंने कार्बन को ऐसे इसमें नंबरिंग होती है, मैं खुद से नहीं दे रही हूँ, नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 5, मतलब 5 ऊपर को है। अब तुम बनाते जाओ, और यहाँ पे देखो 1 2 3 3 नीचे को है, तुम आगे नीचे बनाते जाओगे तो यहाँ पे हमेशा 3 ही आएगा नीचे, और ऊपर बनाते जाओगे तो हमेशा 5 ही आएगा ऊपर, तो मतलब ऊपर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है। अब तुम यहाँ जाओ, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड लगा है, तुम यहाँ पे जो है वो ये, अब देखो कार्बन 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, मतलब 3 प्राइम हमेशा ऊपर हो रहा है और 5 प्राइम हमेशा नीचे आ रहा है, दैट्स वाई दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये क्या था, आपका डीएनए का स्ट्रक्चर था। इसको एक बार घर जाके ज़रूर देखें, ठीक है, आपको बहुत ईजी लग जाएगा, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो आपको ये न्यूक्लियोटाइड्स पता होने चाहिए, आपको डीएनए के स्ट्रैंड्स की लेंथ पता होनी चाहिए क्या क्या है, ठीक है, और ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, कौन डबल बॉन्ड से अटैच होता है, कौन सा ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है, ठीक है, और प्यूरिन्स में कौन से आते हैं, पिरामिडिन्स में कौन से आते हैं, आरएनए में कौन से डीएनए, ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक आपको, तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है, इज इट क्लियर, ओके, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही थी कि आपको यूकैरियोटिक सेल्स में बताऊंगी कि डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ये चीज़, अब बताती हूँ। देखो अब आपको सेल, अब मैं आपको नॉर्मल बताती हूँ, कोई सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ओके। पता है आपने सेल्स का स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े हैं, पढ़े हैं, गुड। तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, यहाँ पे अलग अलग हैं, लाइजोसोम्स हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स, जो जो भी होता है आपके सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो तो स्ट्रक्चर तो अलग टॉपिक है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये आपका सेल है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस, बिल्कुल गुड, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोला, बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट लोग हो आप, बहुत अच्छे से बोल रहे हो, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस से प्रेजेंट होगा आपके डीएनए, ठीक है। अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यूज देखें तो क्या होगा, देखो ऐसे कुछ है, ये क्या है, क्रोमोसोम्स। तो क्या होता है, देखो ना, जब आपका जो सेल जब रेप्लिकेट करता है, ठीक है, डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा, जब वो डिवीजन कुछ भी होगा उसमें, ठीक है, तो जो आपको डीएनए है ना, अपने आप को एक सेफ जगह पे, अपने आप को सेफ जगह पे छुपा देता है, मतलब अपने आप को एक ऐसे स्ट्रक्चर में अरेंज कर देता है ताकि वो डीएनए की रेप्लिकेशन के टाइम बिल्कुल सेफ रहे, तो कुछ ना हो, क्योंकि डीएनए बहुत ज़रूरी ना, अब हम आगे अपने बच्चों को कुछ पास ऑन करेंगे, तो सब जो डीएनए होने चाहिए वो बिल्कुल सेफर होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो डीएनए वो अपने आप को सेफ, मतलब सेफ प्ले करता है और अपने आप को रेप्लिकेशन के टाइम एक स्ट्रक्चर में अरेंज कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डीएनए को बिल्कुल संभाल के रखते हैं सेल रेप्लिकेशन के टाइम, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे को जीन एंड क्रोमोसोम में फ़र्क बता दो। मैंने बोला कि क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डीएनए के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स है कि जीन्स के अंदर क्रोमोसोम है, क्या है, क्या लगता है आपको? वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो ये जीन कैरी करता है, ठीक है। बट और अगर आपसे कोई लोकेशन पूछे कि जीन्स की लोकेशन क्या है, तो क्या बोलोगे आप, क्या आंसर होगा आपका? जीन्स की लोकेशन कहाँ पे है? हाँ बिल्कुल, डीएनए कभी मत बोलना, क्यों? क्योंकि डीएनए खुद भी तो रिसाइड कर रहा है ना अंदर क्रोमोसोम के अंदर, तो दिखती से बात, तो आपका जीन्स भी तो अंदर ही होंगे ना। तो मतलब बेसिकली क्या है कि आपका जो है वो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर आपका क्या है, डीएनए, और डीएनए पे ये जो जीन्स है वो बियर होते हैं, ठीक है,
बियर होते हैं, ठीक है। मतलब कि आपका जो ये जीन्स है वो क्या है, ये क्या है, फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए। कोई आपसे पूछे जीन्स क्या है, आप सीधे बोलना कि ये क्या है, आपके फ्रेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं आपके डीएनए के, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स पे, ठीक है। और क्रोमोसोम पे इनकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन होता है। और ये जीन्स का ही सारा खेल है, डीएनए में सारा काम जीन्स का ही है, जीन्स ही पर्टिकुलर, सब कुछ जीन्स ही कर रहा है, ठीक है। तो इसकी पर्टिकुलर लोकेशन होगी आपकी क्रोमोसोम्स पे, ठीक है। और ये क्या करता है, जीन्स क्या करते हैं, जीन्स वैसे जो सारे हमारे, अब मैंने आपको पीछे बताया कि सारे प्रोटीन्स, डीएनए बोल रहा है कि ढंग से प्रोटीन्स बनाओ, तो डीएनए में वो काम कौन कर रहा है, वो आपके जीन्स कर रहे हैं। जीन्स क्या करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाँ प्रोटीन ऐसे बनना चाहिए, प्रोटीन ऐसा होना चाहिए, प्रोटीन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो जीन्स है। और क्या करता है, डिटरमाइन कैरेक्टर्स, सारे जो इनहेरिट करता है ट्रेट्स, मतलब कि अगर आपका ब्लड ग्रुप, आपका बोलते हैं ना ब्लड ग्रुप हमेशा के मम्मी पापा से सिमिलर होगा, या फिर जब क्रॉस करते तो उन्हीं का आसपास मतलब जो आता है क्रॉस करके वही होगा। तो वो सारी चीज़ डिटरमिन कौन करता है, आपके जीन्स, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप जीन्स का, कि इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, ठीक है, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन देगा और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन करेगा, ठीक है। ये आपका जीन्स का काम है, ठीक है। तो जीन्स आपके, और जीन्स क्या करता है, हर एक स्पेसिफिक ट्रेट्स को कोड करता है। मतलब कि आपकी आई का कलर क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर जीन वो कोड करेगा वो चीज़, ठीक है। और जो ये सारे मैंने बेस सीक्वेंस बताया था ना, एडिन सब चीज़ें, वो इन सब इन्फॉर्मेशन को संभाल के रखते हैं, वो पकड़ के रखते हैं उन इन्फॉर्मेशन को, ताकि वो आगे से आगे पास ऑन होती रहे, ठीक है। तो वो जीन्स बताएगा कि आपकी आंखों का कलर क्या होगा, आपकी स्किन का कलर क्या होगा, आपके बालों का कलर क्या होगा। तो वो जो डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो ये डिटरमिन करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। और ये हेरिडिटी मिस करो, हेरिडिटी होती क्या है वैसे, मैं हेरिडिटी का पढ़ा रही थी ना कि हेरिडिटी इससे आगे पास ऑन हो रही है, हेरिडिटी हुए, हेरिडिटी होती क्या है, वेरी गुड वेरी गुड, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब आपकी आईज, आपका ब्लड ग्रुप, आपका स्किन कलर, आपका हेयर कलर, सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो आपके जेनेटिक, आपके हेरिडिटी क्या हुई, आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस जो आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को मतलब आगे पास ऑन हो रही है, ठीक है। तो ये है, तो हेरिडिटी का रोल ये होता है, ठीक है, आपके डीएनए में, ठीक है। और कैसे पास होते हैं जीन्स, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में होता है ना, जब आपकी रिप्रोडक्शन होगी तो डीएनए क्या होता है, पास्ड होता है किससे, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो उससे क्या होती है, कॉन्टिन्यूशन रहती है कैरेक्टर्स में, कि बोलते हैं ना कि डीएनए उसके पापा से मिलता है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मतलब कि वो कॉन्टिन्यूशन हो रही है कैरेक्टर्स की, और जो आपके पापा के कैरेक्टर्स थे वो आपका आगे पास ऑन हो रहा है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल आपका डीएनए, ठीक है। और क्या होता है, डीएनए आपका और किस में काम आता है, कैसे आपके हेरिडिटी में काम आ रहा है डीएनए, जैसे मैंने पीछे बोला प्रोटीन, प्रोटीन तो सबसे मेन है। आपने सेंट्रल डोगमा सुना है, वो एक डिफरेंट सेपरेट टॉपिक है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आपको इन शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं उसका। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, आपका डीएनए, देन वैसे एमआरएनए होते हैं, आरएनए बोल सकते हो आप, ठीक है, और देन प्रोटीन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब डीएनए से हम आरएनए बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, याद रखना हमेशा, ट्रांसक्रिप्शन, और ये होगी आपकी ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आपका सेंट्रल डोगमा है, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि हम ट्रांसलेट करते हैं ना कुछ इंग्लिश में, कुछ हम ट्रांसलेट करते हैं, तो एंड में ट्रांसलेट होगी वो चीज़, सबसे एंड में, सब कुछ समझने के बाद एंड में ट्रांसलेट हो रही है, तो ऐसे याद रखना इसको आप, ठीक है, एक निमोनिक सा, ठीक है। तो डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, या फिर आरएनए, जो भी आपको ठीक लगता है वो बोलो, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब डीएनए से बेसिकली प्रोटीन बन रहा है ना, तो ये प्रोटीन क्या डिटरमिन करेगा, क्या डिटरमिन करेगा ये प्रोटीन, आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपके क्या ट्रेट्स होंगे, ठीक है, आपके अंदर कौन से एंजाइम्स होंगे, आप कैसे वर्क करोगे, सब आपका प्रोटीन डिटरमिन करेगा। तो मतलब ये हेरिडिटी में पास ऑन हो रही है ना हमें ये चीज़, तो वही है। तो डीएनए जो है प्रोटीन मेकिंग में हेल्प करता है, और प्रोटीन किस में हेल्प करता है, ट्रेट एक्सप्रेशन में, कि आपके क्या ट्रेट होंगे, आपके फिजिकल स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे आपके। मान लो किसी को कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है पेरेंट में, किसी को, या फिर कोई अंधा कुछ भी है, तो आगे ना बच्चों को वो दिक्कत होगी, कुछ तो दिक्कत होती है, वो वैसे होता है। तो ये डीएनए जो है वो ट्रेट्स पास ऑन करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। तो ट्रेट्स किससे एक्सप्रेस होते हैं, तुम्हारे प्रोटीन की वजह से, ठीक है। तो वो प्रोटीन कौन हेल्प कर रहा है, कौन बॉस की तरह काम कर रहा है, डीएनए, जो बता रहा है अमीनो एसिड को कि ढंग से प्रोटीन बनाओ भाई, तभी काम होगा आगे। तो डीएनए का इसमें बहुत रोल होता है, ठीक है। ये होगा तुम्हारा डीएनए। और किस किस काम में, हेरिडिटी और डीएनए में और क्या क्या होता है, एक जीन्स आ गया आपका, एक ये आ गया। और आपने वो सुना है कि जब डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन सुना है थोड़ा बहुत भी, मतलब वो भी एक सेपरेट टॉपिक है, बट ऐसे बता देती हूँ कि जब तुम्हारा सेल रेप्लिकेट होता है ना, जब उसमें कुछ भी थोड़े बहुत भी चेंजेस आ जाएंगे, कुछ भी चेंज आए तो उसमें थोड़ी म्यूटेशन होगी। और म्यूटेशन क्यों ज़रूरी होता है वैसे, मुझे बता सकते हैं कि म्यूटेशन क्यों ज़रूरी है।
वेरी गुड, वेरिएशन के लिए। क्यों? क्योंकि अब दिखती सी बात है, म्यूटेशन होगी, ठीक है। तो मान लो कि वो म्यूटेशन हुई इसमें, तो मान लो कोई अब वो जो जन्म रहा है ऑफस्प्रिंग जो भी है, तो वो अडेप्ट बहुत इजीली करेगा उस एनवायरनमेंट को। मान लो कोई क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, और मान लो कोई डिजीज है, तब भी अगर उसका क्या होगा, वो अच्छे से वेरिएट हुआ होगा, अच्छे से म्यूटेशन हुई होगी, तो वो उसको आराम से अडेप्ट कर लेगा, ठीक है, आराम से उसमें वो रह लेगा, आराम से अडेप्ट कर लेगा, ठीक है। और जैसे कभी कभी होते हैं म्यूटेशन क्या कॉज करते हैं, एक न्यू स्पीसीज। कभी कभी क्या होता है कि जब से म्यूटेशन होगी, न्यू स्पीसीज बनेगी, तो एक न्यू वेरिएशन आगे होगी। मतलब ये क्या होता है कि बोलते हैं ना कि हमेशा इवॉल्व होना चाहिए, जनरेशन टू जनरेशन थोड़ा इवॉल्वेशन होना चाहिए। तो वो किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से होता है, ताकि वो तुम्हारे क्या हो, तुम्हारे बायोडाइवर्सिटी बढ़े। मतलब कि जैसे हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस आते रहें, तो वो एक न्यू स्पीसीज भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है, वो इवॉल्व होगा, ठीक है। वो क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुना है, कि जो वही सर्वाइव करता है जो बिल्कुल फिट होता है, तो वो इसी का रोल है। वो डीएनए में रेप्लिकेशन म्यूटेशन हुई और उसने क्या कर दिया, एक अच्छा खासा इंडिविजुअल बना दिया जो अच्छे से अडेप्ट कर रहा है, वो अच्छे से इवॉल्व हो रहा है, उसमें वेरिएशंस भी हैं और सब चीज़ें अच्छे से हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डीएनए का मेन रोल है किसमें, आपकी हेरिडिटी में, ठीक है। क्या समझा हमने कि डीएनए क्या था, डीएनए आपका एक क्या था, बंच ऑफ एटम्स था जो एक दूसरे स्टक था, कैसे, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में था, ठीक है। और उसने क्या किया, वो सेल्स को बॉस की तरह क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। और ब्लूप्रिंट क्यों बोलेंगे, कोई मुझे बता सकता है, मैंने भी समझाया कि ब्लूप्रिंट क्यों बोला हमने डीएनए को, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अमीनो एसिड्स को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि भाई ऐसे ऐसे काम कर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे सेल्स में क्या करेगा, अमीनो एसिड्स को, हमारी बॉडी अमीनो एसिड्स को इकट्ठा करेगी स्पेसिफिक वे में, प्रोटीन बनाएगी, प्रोटीन जो है डिफरेंट केमिकल्स के साथ जुड़ेगा और वो क्या बनाएगा, तुम्हारा सेल बनाएगा, सेल से टिश्यूज और टिश्यूज बनाएंगे हमारे ऑर्गेन और लाइक ऑर्गेनिज्म लाइक यू, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक यू, ठीक है, वो सब बनाएंगे। और फिर प्रोटीन की शेप बिल्कुल वेल डिफाइन होनी चाहिए, क्यों, ताकि वो फंक्शन अच्छे से कर सके, क्योंकि ट्रेट्स भी तो पास करना है उसने आगे, ठीक है। तो उसने अच्छे से फंक्शन करने के लिए अमीनो एसिड को बोलेगा कि ढंग से शेप बना, और जब ढंग से शेप बन जाएगी तो एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा तुम लोगों की तरह, ठीक है, हम लोगों की तरह। और उसकी स्ट्रक्चर क्या है, डबल हेलिक्स है। किसने प्रपोज किया था, वेरी गुड, वेरी गुड। और किस किस ईयर में, 53, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो उन्होंने किया था। और वो क्या है, बेसिकली क्या है, वो पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है, एग्जैक्टली रिपीटिंग यूनिट्स होती है उसमें, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पता लग गया ना, कि ये एक नाइट्रोजनस बेस है और एक फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस बीच में होते हैं, प्रोजेक्ट इनसाइड, और बैकबोन कौन बना है डीएनए की, शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर एंड फॉस्फेट ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से होंगे और नाइट्रोजनस बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड होंगे। और क्या काम है इनका, इस बैकबोन ऑफ द क्या डीएनए, शुगर एंड फॉस्फेट, क्या काम है इनका, ये बेस पेयर्स को इकट्ठे जोड़ के रखता है। और बेस पेयर का काम क्या है, ये दो स्ट्रैंड्स को इकट्ठे जोड़ता है, इन दोनों के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। ये पढ़ा हमने कि स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। और प्यूरिन्स में कौन आते तुम्हारे, एडेनिन और ग्वानिन आते हैं प्यूरिन्स में, जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, आप नोट डाउन कर लेना। और पिरामिडिन्स में आते तुम्हारे थाइमिन, जो आपके सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये समझा। और हमने क्या पढ़ा, इसकी लेंथ पढ़ी, डायमीटर कितना होता है डीएनए का, 20 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। और उसको नैनोमीटर में 2 नैनोमीटर, ठीक है। और एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। और उन एक पेयर की जो पूरे एक टर्न होता है, कितनी होती है उसकी लंबाई, वेरी गुड, 3.4 नैनोमीटर। और गुड, ठीक है। और उनकी दो बेस पेयर के बीच में लेंथ, वेरी गुड, नैनोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, ओके। वो पढ़ा हमने। और क्या पढ़ा हमने, कि 3 प्राइम टू एंटी पैरेलल होते हैं हमेशा, और वो हमेशा क्वाइल्ड होंगे राइट हैंडेड फैशन में, लेफ्ट हैंडेड फैशन में यहाँ को हो रहा है ना वो, तो राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड होगा डीएनए। और हमेशा क्या होगा, एंटी पैरेलल, मतलब अगर वो एक 5 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम होगा नीचे, और अगर 3 प्राइम है तो 5 प्राइम। वो मैं आपको बता दी कैसे होगा, ये आप किसी और को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि दो नाइट्रोजनस जब आपके न्यूक्लियोटाइड मिल रहे हैं, तो वो एक ऊपर को कार्बन 5 और नीचे कार्बन 3, जितना आप जोड़ जाओगे हमेशा यही होगा, ऊपर कार्बन 5 नीचे 3, ठीक है, एंटी पैरेलल होगा। और हमने पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे होते हैं। वैसे एक और चीज़ है कि यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में डीएनए है, ठीक है। बट यूकैरियोटिक सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, उसमें भी एक अपना डीएनए होता है। आप बता सकते थोड़ा सा, कुछ पता है इसके बारे में, कुछ क्या डिफरेंस क्या
हमेशा याद रखना कि जो ये यूकैरियोटिक सेल्स के जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है ना, वो हमेशा जैसे हम पास ऑन करेंगे ना, तो वो हमारे एंसेस्टर मतलब वो पापा से भी आएगी वो डीएनए की वो ट्रेड्स, वो मम्मी से भी आएंगे। पर जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए होता है ना, वो हमेशा मम्मी की सी तरफ से आएगा, मतलब जो ट्रेड जो मम्मी वाली साइड के होंगे ना, वही आएंगे बस आगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए में होता है। ठीक है, बस ये इतना वैसे कोई डीप पूछने मैं आपको बता रही हूँ ऐसे नॉर्मल। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा, और हमने पढ़ा कि जीन्स क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डीएनए में नहीं बोलना गलती से भी। और क्या हमने एक फ्लो चार्ट टाइप में बता देती हूँ आपको कि सेल है, सेल पे क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है तुम्हारे क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए और जीन्स, अब ऐसा कुछ डीएनए और जीन्स। ठीक है, ये है। ठीक है, आगे आगे हो गया। ठीक है, ये पढ़ लिया। और क्या बेसिक डिफरेंस क्या है आपके क्रोमोसोम और जीन्स, कैसे आप वो करोगे, ठीक वही कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं जीन्स। ठीक है, और यही जो है वो प्रोटीन मेकिंग में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, और ये ट्रेट्स डिटरमिन करेंगे कि आपकी आइज का कलर जो है बता रही थी मैं। ठीक है, तो हर एक जो जीन है वो स्पेसिफिक ट्रेट कोड करता है, मतलब जो जीन आपका आई कलर डिफाइन करेगा वो आई कलर ही करेगा। ठीक है, जो आपके हेयर कलर होगा वो हेयर कलर ही डिटरमिन करेगा। ठीक है, तो ये इनके स्पेसिफिक वो करता है, और जो सारी जो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, इन बेस सीक्वेंस में। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। ठीक है, और ये हो गया। और हेरिडिटी में कैसे करता है ये, एक तो जीन्स के हो गया, और रिप्रोडक्शन के टाइम जो पेरेंट्स से आगे बच्चों पे जा रहे हैं जीन्स, वो हो गए है ना, ताकि वो कंटिन्यूशन रहे कैरेक्टर्स की, ताकि डीएनए मैच हो। ठीक है, और आपकी म्यूटेशन भी होगी कि म्यूटेशन से आपकी वेरिएशन आएगी। और एक सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा वाला कॉन्सेप्ट भी मेन है, आपका फ्लो चार्ट बताता हूँ ताकि ईजिली आपको याद हो जाए कि डीएनए है। अब आप बताओगे मुझे, मैं सिर्फ लिखूंगी, डीएनए से क्या बनेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेरी गुड, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से क्या बनेगा फिर, वेरी गुड, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, वेरी गुड। ठीक है, फिर प्रोटीन से क्या आ रहा था, क्या आ रहा था प्रोटीन से, ट्रेट्स, हमने ट्रेट्स पढ़े ना, ट्रेट जो फिजिकल स्ट्रक्चर सब कुछ प्रोटीन से तो आ रही है, तो ट्रेट्स एक्सप्रेशन। और फिर क्या हो गया, इवेंचुअली आपकी हेरिडिटी होगी, हेरिडिटी आ गई, हेरिडिटी में आ गई वो चीज। तो ये आप ना, ये फ्लो चार्ट है और बहुत मेन है, अगर ना आप इसको पेपर में बनाओगे ना बहुत नंबर मिलेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट के बहुत नंबर मिलते हैं अगर ऐसे फटाफट, क्योंकि एग्जामिनर को ना देखने में बहुत इजी होता है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ेगा नहीं, फिर वो यही पढ़ेगा कि हाँ बच्चे को पता है। ठीक है, तो ये जो है रोल हेरिडिटी का बहुत मेन होता है आपके डीएनए में। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन है इसी टॉपिक से है, मैं आपको बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, वो एक बार देख लो आप। ठीक है, आप एक आराम से आंसर दे दो, मुझे पता है। ठीक है, बताओ फिर, बैकबोन ऑफ डीएनए मेड अप ऑफ, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, और फॉस्फेट और शुगर किस बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, वेरी गुड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा याद रखो, हाँ, नॉन और शुगर मॉलिक्यूल इकट्ठे जो होता है। ठीक है, वेरी गुड, ओके। कौन सी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होता है जबकि नाइट्रोजनस बेस है, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, और डायमीटर क्या होता है डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का डायमीटर, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। और स्ट्रैंड नाइट्रोजन बेस के बीच की जो वो होती है लेंथ, वेरी गुड, शाबाश। और एक डीएनए के एक कॉइल में कितने बेस पेयर होते हैं, ठीक है, ओके। और क्या डायरेक्शन होती है उनकी, एंटी पैरेलल, वेरी गुड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ओके। और जीन्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है बट ये आता है बहुत, जब हमें ना स्ट्रेस होता है हम एकदम हर कुछ लिखते हैं उसमें, हम सोचते हैं कि वो डीएनए था, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन में डालता है। ठीक है, ओके। और ये हो गया। और क्या वो म्यूटेशन क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन, जब भी थोड़ा चेंज आएगा सीक्वेंस में, डीएनए के सीक्वेंस में जो भी चेंज आएगा तो वो सारी आपकी म्यूटेशन कॉज करेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर डीएनए एंड इसके क्या रोल इन हेरिडिटी। ठीक है, ये सब क्लियर है आप लोगों को, समझ आ गया आप लोगों को, कुछ डाउट तो नहीं है कुछ भी। सो प्लीज़ मैं एक बार चाहती हूँ ना आप इस चीज़ को घर पे जाकर गो थ्रू करो। ठीक है, एक बार गो थ्रू करोगे ना आप, मेरे को ऐसा लगता है कि लर्निंग इज़ नॉट अबाउट द स्पीड कि हमने फटाफट उससे पहले याद करी, इट्स ऑल अबाउट द क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी हो रही है कि नहीं, आप दूसरों को एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं। और मुझे लगता है इफ दिस मेक सेंस नाउ यू विल नेवर फाइंड ट्रबल इन दिस टॉपिक
कभी नहीं आप ट्रबल करोगे, ठीक है। तो एक बार ज़रूर गो थ्रू होना, और सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक बार उस टॉपिक को पढ़ो अच्छे से, जो मैंने पढ़ाया, और एडिशन में ऐड ऑन करो, जो मैंने जो चीज़ें नहीं बताई ना आप उसको भी ऐड ऑन करो, इवन मुझे करेक्ट करो कि हाँ इसमें और ऐड ऑन करो चीज़ें, और एंड में इसके MCQs लगाओ, फिर आप ताकि अपने आप को एग्जामिन कर पाओ कि हमें कितना समझ आया, ठीक है। तो इसमें MCQ ज़रूर लगाना है इसके, वैसे मेन जो मैंने आपको बता दिए वैसे, बट आप MCQ ज़रूर लगाना है इस बात के, ठीक है। सो ठीक है फिर, थैंक यू फॉर द क्लास, ठीक है, ओके।